हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ए.के. उपाध्याय और स्वागत है आपका यूपी पुलिस री एग्जाम के प्रैक्टिस सीरीज में। ये हमारा छठा प्रैक्टिस सेट होने वाला है और इसमें हमने यूपी स्पेशल के 50 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या कहता है। दोस्तों, पहला सवाल कहता है कि जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था। दोस्तों, एक शब्द है जेजाक भुक्ति और सवाल में पूछा गया है कि जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था। दोस्तों, जेजाक भुक्ति को झिझौती या जुझौती भी कहा जाता है। इसका एक नाम और है झिझौती या फिर जुझौती। ठीक है, तो सवाल में पूछा गया है जेजाक भुक्ति आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, झिझौती मिल सकता है या फिर आपको जुझौती मिल सकता है। तीनों का मतलब एक ही होता है और ये तीनों नाम किसी ऑप्शन में जो दिए गए 4 ऑप्शन है इनमें से किसी का प्राचीन नाम था। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जेजाक भुक्ति किस राज्य के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था। तो दोस्तों, हमारी यूपी की स्पेशल का प्रैक्टिस सेट है तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि यूपी की बात हो रही है। तो पहले ऑप्शन में कहा गया है कि बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का या विदर्भ का। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, जेजाक भुक्ति, झिझौती या जुझौती था। दोस्तों, बुंदेलखंड को ही पहले जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था, झिझौती के नाम से जाना जाता था या फिर जुझौती के नाम से जाना जाता है, जिसे आज बुंदेलखंड के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम ही क्या था, जेजाक भुक्ति था। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हमारा दूसरा सवाल कहता है कि मांस के उत्पादन में, किसके उत्पादन में, मांस के उत्पादन में भारत का कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर रखता है। ठीक है, ऑप्शन में दिए गए हैं आपके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, है ना, पिछले आंकड़ों की बात करें तो इसमें यूपी सबसे पहले स्थान पर आता था और पूरे भारत में मांस का उत्पादन सबसे ज्यादा करता था। ठीक है, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा मांस का उत्पादन उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता था। लेकिन कुछ समय पहले कुछ नीतियां आई, कुछ नियम विनियम आए जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश इससे पिछड़ गया है। ठीक है, नियम कानूनों को लागू करने के लिए जब कुछ नियम बनाए गए थे तो कुछ बूचड़खानों को बंद कर दिया गया था जहां पर मांस का उत्पादन होता है, जानवरों को काटा जाता है। ठीक है, उसके बंद होने के बाद उत्तर प्रदेश के मांस उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। तो अब उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आ गया है और पहले नंबर पर है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। हालांकि इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 1-2% का भी अंतर नहीं है मांस उत्पादन में, लेकिन अंतर पॉइंट में है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र जो भारत में जो होने वाला मांस उत्पादन है उसका 12.25% उत्पादन करता है। कितना, 12.25% का उत्पादन महाराष्ट्र करता है। जितना भी जो उत्पादन होता है मांस का पूरे भारत में, उसमें महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 12.25% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश करता है 12.14%। कितना, 12.14% का उत्पादन करता है। हालांकि इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश को पछाड़ दिया है किसने, महाराष्ट्र ने। और अब 2024 में जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो महाराष्ट्र सबसे प्रथम स्थान पर आता है। थर्ड स्थान पर यानी तीसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, जो उत्पादन करता है 11.63% का। ठीक है, 11.63% का मांस उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल पूरे भारत में। और चौथे नंबर पर है आंध्र प्रदेश जो 11.04% का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये आंकड़ा आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र उत्पादन करता है कितना, 12.25% का, उत्तर प्रदेश करता है 12.14% का और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर होते हुए 11.63% का मांस उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर है और ये उत्पादन करता है, मांस उत्पादन करता है 11.04%। ठीक है, तो आपको आंकड़ा अगर पूछा जाता है तो आंकड़ा आप याद रखेंगे। ठीक है, और आपसे राज्य पूछा जाता है तो आप पहले नंबर पर महाराष्ट्र याद रखेंगे, दूसरे नंबर पर आप उत्तर प्रदेश याद रखेंगे, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पर आप आंध्र प्रदेश को याद रखेंगे। और इनके सामने इनका आंकड़ा लिखा हुआ है, ये आंकड़ा भी आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र क्या था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पूछा गया है कि नागों का प्रधान केंद्र क्या हुआ करता था।
ऑप्शन है कौशाम्बी, सारनाथ, तक्षशिला और मथुरा। तो आपको इसका सही उत्तर देना है और सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है मथुरा। तो मथुरा क्या है? नागों का प्रधान केंद्र हुआ करता था। ठीक है, आप याद रखेंगे ये मथुरा जो है वो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा केंद्र है जो नागों का प्रधान हुआ करता था। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज जो है, जो संशोधन अधिनियम है, उसको कब पारित किया गया था? किसको? पंचायती राज संशोधन अधिनियम को कब पारित किया गया था उत्तर प्रदेश में? सवाल में ऑप्शन दिए गए हैं 1994 में, 1995 में, 1996 में या 1997 में। तो इसका सही उत्तर आपको देना है दोस्तों और इसका सही उत्तर है 1994। ठीक है, 1994 में पंचायती राज संशोधन अधिनियम को उत्तर प्रदेश में पारित किया गया था और त्रिस्तरीय सरकार को अपनाया गया था। त्रिस्तरीय सरकार, ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे जो पूरे भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, तो हमारे पूरे भारत में कितने स्तर की सरकार है? 3 स्तर की सरकार है। सबसे ऊपर आती है केंद्र सरकार, ठीक है, उसके बाद आती है राज्य सरकार और उसके बाद आती है स्थानीय सरकार। ठीक है, तो ये त्रिस्तरीय सरकार हमारे यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, होती है। और जो स्थानीय सरकार है यही क्या है? पंचायती राज है और पंचायती राज को ही त्रिस्तरीय सरकार के रूप में या त्रिस्तरीय जो शासन व्यवस्था है उसके रूप में देखा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 1994। और 1994 में ही उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संशोधन अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? क्या पूछा गया है दोस्तों? घाघरा नदी जो है, कौन सी नदी? घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं छपरा, लखनऊ, लखीमपुर, बलरामपुर। तो आपको याद हमें ये बताना है कि ऐसा वो कौन सा जनपद है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिस जिले से होते हुए घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में, या राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, राज्य में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लखीमपुर। ठीक है, घाघरा नदी जो है वो लखीमपुर के से होते हुए, लखीमपुर के जिले को एंटर करते हुए उत्तर प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, तो सबसे पहले कहां पर प्रवेश करेगी? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में प्रवेश करेगी घाघरा नदी। ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन याद रखना है? ऑप्शन सी याद रखना है, लखीमपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि हरिश्चंद्र पत्रिका, यानी ये जो हरिश्चंद्र मैगजीन है, इसका प्रकाशन कहां से किया गया था? ऑप्शन में बताया गया है वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, प्रतापगढ़। तो आपको सही उत्तर चुनना है और इसका सही उत्तर है दोस्तों वाराणसी। यानी कि ये जो हरिश्चंद्र पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? वाराणसी में इसका प्रकाशन होता है और वहां से ये सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो हरिश्चंद्र पत्रिका का प्रकाशन वाराणसी से किया जाता है। क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश शब्द को जोड़ा है। हालांकि जो भी मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति एक ही व्यक्ति करता है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन में बताया गया है संसद, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को इसने पढ़ा भी नहीं होगा और स्किप कर गए होंगे वीडियो को, इस क्वेश्चन को स्किप कर गए होंगे। मैं आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है केंद्र में, और उसी प्रकार से सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपको पता होगा कि इनका इलेक्शन नहीं होता, ना तो पीएम का इलेक्शन होता है और ना ही सीएम का इलेक्शन होता है। अभी 2024 में केंद्र का यानी लोकसभा के इलेक्शन हुए और लोकसभा के इलेक्शन में हमको लगता है कि प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। हमको ये याद रखना है। ठीक है, इलेक्शन भले ही किसी पार्टी का होता है और उस पार्टी में पीएम या सीएम की नियुक्ति की जाती है। विधानसभा का इलेक्शन होता है तो सीएम नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और लोकसभा का इलेक्शन होता है तो प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना, करेगा कौन? उनके आगे उनका
आंसर लिखा हुआ है। अगर हम लोकसभा के इलेक्शन की बात करें 2024 के इलेक्शन की, तो इलेक्शन पार्टीज का होता है कि नहीं? जैसे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इस तरीके की पार्टी होती हैं, ठीक है। और ये पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को खड़ा करती हैं इलेक्शन में, ठीक है। और जो भी पार्टी जीतती है उस पार्टी के एक प्रमुख व्यक्ति को एज ए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है, ठीक है, या एज ए चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। लेकिन उनका इलेक्शन नहीं होता, आपको ये ध्यान रखना है। तो इस ऑप्शन का सही उत्तर क्या होगा? राज्यपाल होगा। और राज्यपाल के द्वारा ही उस स्टेट के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है जिस स्टेट का वह राज्यपाल है। अगर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है तो उत्तर प्रदेश के सीएम की नियुक्ति करेगा, आंध्र प्रदेश का राज्यपाल है आंध्र प्रदेश के सीएम की नियुक्ति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति तो एक ही होता है, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी एक ही होता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। चलिए आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा कहता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अभी सवाल में क्या पूछा गया था कि सीएम की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है, गवर्नर कर रहा है, ठीक है। और अगर गवर्नर कर रहा है तो गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा फिर? ये भी तो सवाल है कि गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो सीएम की नियुक्ति कौन कर रहे थे? गवर्नर कर रहे थे। और गवर्नर की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपको याद रखना है। और राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? सीएम की नियुक्ति करता है, ठीक है। पीएम की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सीएम की नियुक्ति यानी मुख्य मंत्री की नियुक्ति गवर्नर या राज्यपाल करते हैं, ठीक है। सवाल बहुत सिंपल थे दोनों के दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? देखिए हमने आपको ये भी बताया था कि हमारे यहाँ पर जो सरकार होती है, अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हमारे यहाँ पर जो सरकार होती है वो 3 लेवल की सरकार होती है, केंद्रीय स्तर, ठीक है, राज्य स्तर और उसके बाद स्थानीय स्वायत्तता या स्थानीय शासन। यही तो एक हायरार्की थी। इस तरीके से केंद्र में एक सरकार होगी, ठीक है, राज्य में कुछ सरकारें होंगी और फिर स्थानीय सरकारें होंगी। अब इसमें सवाल में यह पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जो स्थानीय सरकार है वो कितने स्तर की सरकार है? हमने भारत में देखा 3 स्तर की सरकार है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग स्तर की सरकारें हो सकती हैं, है ना? तो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो एक तो राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है, ये तो है ही दोनों। सवाल में राज्य सरकार के बारे में नहीं पूछा गया, पूछा गया है कि स्थानीय स्वायत्त शासन या स्थानीय सरकार जो है वो कितने स्तर की सरकार है। तो हमारे यहाँ पर स्थानीय सरकार भी 3 स्तर की मानी जाती है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी होगा सही एकदम। क्यों होगा? कि सबसे पहले ग्राम पंचायत आती है, नगर पंचायत आती है और उसके बाद जिला परिषद आती है। तो ये 3 स्तर की सरकार है हमारे पास। कौन सी? स्थानीय सरकार भी। हमारे पास पूरे भारत की सरकार भी 3 स्तर पर है और जो सबसे निचला स्तर है सरकार का वो भी हमारी क्या है? 3 स्तर की सरकार है, ठीक है। समझ गए? तो मैं आपको यहाँ पर एक हायरार्की बना के दिखा देता हूं ताकि चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। हायरार्की आप याद रखेंगे। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये हम बात करते हैं सरकार की। सबसे ऊपर कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार है। उसके नीचे राज्यों में राज्य सरकार है और उसके नीचे जो जिले हैं उनमें स्थानीय सरकार है, ठीक है। और अगर हम स्थानीय सरकार की बात करें तो हमारी स्थानीय सरकार भी 3 स्तर की सरकार है। एक तो हुआ ग्राम पंचायत, ठीक है, और दूसरा हुआ नगर पंचायत और तीसरा हुआ हमारा जिला परिषद, ठीक है। ये हमारी 3 स्तर की सरकारें हैं। आप इनको याद रखेंगे तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? मैंने कल की क्लास में आपको ये बताया था कि विधानसभा और लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो परमानेंट हाउसेस हैं,
ठीक है। और विधानसभा और ये जो लोकसभा है इनको क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहा जाता है इनको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शन में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास होती है विधानसभा को भंग करने की शक्ति, मुख्यमंत्री के पास होती है, राज्यपाल के पास होती है, या फिर इनमें से किसी के पास नहीं होती। ठीक है, तो आपको ये बताना होगा कि सबसे सुप्रीम, अगर मान लो मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा, ये मैं यहाँ पर आपको केंद्र और राज्य के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को समझा के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बार बार अगर हम अलग सवाल लोकसभा, यही सेम सवाल लोकसभा में देखेंगे, अलग से सवाल रखेंगे तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए मैं केंद्र की विधायिका हो या केंद्र से जुड़ा कोई मामला हो, और अगर राज्य से जुड़ा कोई सिमिलर मामला है तो मैं वहां पर आपको एक साथ डिस्कस करके लेके चल रहा हूँ, क्लियर करके लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी है। उसी प्रकार से अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा को भंग कर सकते हैं राज्यपाल। जिस प्रकार से राज्य में सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है और पीएम की नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार से लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है और विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे और हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। गॉट इट दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप चीजें समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से, कौन सा नवकालीन, जो नवपाषाण काल था उस नवपाषाण कालीन पुरास्थल, यानी एक ऐसा स्थान है, कौन सा स्थान है जहां से हमें धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? धान यानी चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो वो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है जहां से हमें धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, और वो स्थान नवपाषाण कालीन स्थान है। तो ऑप्शन में बताया गया, ऑप्शन ए बेलन नदी घाटी, ऑप्शन बी है गंगा नदी घाटी, ठीक है, ऑप्शन सी है लौधा नाला क्षेत्र, और ऑप्शन डी है कोल्डी हवा। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों, और सही उत्तर है इसका कोल्डी हवा। कोल्डी हवा एक ऐसा नवपाषाण कालीन पुरास्थल है उत्तर प्रदेश का जहां से हमें धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कोल्डी हवा से हमें उत्तर प्रदेश के नवपाषाण कालीन धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, और कोल्डी हवा वह स्थान है। ठीक है, कोल्डी हवा आप याद रखेंगे। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मध्य पाषाण कालीन, कौन सा मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर सिंपल सा एक जगह दी गई है सराय नाहर राय, और उसमें पूछा गया है कि ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पड़ती है। और इसमें एक सवाल में ये भी कहता है, ये भी क्लियर कर दिया है कि ये जो सराय नाहर राय है ये मध्य पाषाण काल का एक स्थल है, एक स्थान है जहां से हमें मध्य पाषाण कालीन कुछ हमें पुरातत्व मिलते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यह है प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में, एटा में या जौनपुर में। तो आपको इसका सही उत्तर बताते हुए आपको ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन ए, ये प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राय है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़, और उसी प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर राय एक स्थान है, एक जगह है। ठीक है, जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, तो कहां पर पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि भारत में लोहे का सबसे पहला प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो यह पूछा गया कि भारत में लोहे का जो सबसे पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है, जानकारी प्राप्त हुई है कि भारत में लोहा है, वो किस स्थान से या कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन में अतरंजी खेड़ा दिया गया है, मेहरगढ़, कोल्डी हवा या सराय नाहर राय। ये चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है और बताना है कि भारत का वह पहला, सबसे पहला कौन सा स्थान है जहां से हमें लोहे के साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अतरंजी खेड़ा, और अतरंजी खेड़ा से क्या हुआ है? लोहे के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल कहता है कि बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? यानी कि जब बुद्ध काल चल रहा था, महात्मा बुद्ध का काल चल रहा था, तो उस समय उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? ऑप्शन है 4, 6, 7 या फिर 10। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 7,
यानी कि उस समय 7 मुख्य गणराज्य हुआ करते थे बुद्ध काल के समय में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन 7 आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन में दिए गए हैं औरंगजेब ने, मीर बाकी ने, जहांगीर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें आप सब जानते हैं कि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। ठीक है, तो बाबर ने बनवाई तो थी, ये तो ठीक है कि उसके नेतृत्व में बनी थी, लेकिन वो खुद तो नहीं बनवाएगा। वो किसी को, राजा थोड़ी ना ऐसा करता है कि भाई चलो मैं जाके काम करवाऊंगा, वहां पे खड़ा रहूंगा। वो अपना काम किसी को सौंप देता है। तो उसका एक सेनापति हुआ करता था मीर बाकी, और मीर बाकी ने ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मीर बाकी। ये सेनापति था किसका, ये बाबर का सेनापति था, और अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाने वाला भी यही व्यक्ति था, मीर बाकी। ठीक है, तो ये किसके नेतृत्व में काम करता था, बाबर के नेतृत्व में काम करता था। ठीक है, और इसी के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था अयोध्या में। ठीक है, तो आपको याद रखना है मीर बाकी। ऑप्शन में बाबर आएगा तो बाबर आपको देख लेना है। ठीक है, लेकिन बाबर नहीं तो मीर बाकी तो इसमें है, आपको चूज करना है। मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला सवाल कहता है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि जब 1857 की क्रांति फैलते फैलते कानपुर में पहुंची, तो उस कानपुर में क्या हुआ, किस व्यक्ति ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, ब्रजेश कादिर, कदम सिंह या तात्या टोपे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, कानपुर में तात्या टोपे एक व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति का या विद्रोह का नेतृत्व किया था कानपुर में। ठीक है, तो तात्या टोपे आप याद रखेंगे। अगला सवाल कहता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। काशी में जो हिंदू विश्वविद्यालय है वो उसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1898, 1909, 1916 या 1925। तो आपको सवाल याद रखना है, उत्तर याद रखना है। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1916 आपको साल याद रखना है। अगले सवाल में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित किया गया। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश की पहले राजधानी क्या थी, इलाहाबाद थी, और बाद में उसको लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन में है 1921, 1935, 1937 या फिर 1947। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपको याद रखना है, 1921 में इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश की राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था, और वहीं से उत्तर प्रदेश का शासन चलाना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि किस नाम से उत्तर प्रदेश को पूर्व में जाना जाता था। यानी कि पुराने समय में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, यह पूछा गया है। ऑप्शन है आर्य प्रदेश के नाम से, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, अवध प्रांत के नाम से, या फिर उत्तरी प्रांत के नाम से। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर याद रखना है, और इसका उत्तर होगा यूनाइटेड प्रोविंस। यानी कि इसको हिंदी में बात करूं तो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। ठीक है, संयुक्त प्रांत से आपको नाम याद आ गया होगा, तो संयुक्त प्रांत से इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है यूनाइटेड प्रोविंस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को पुराने समय में जाना जाता था। अगला सवाल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल के द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे। यानी उत्तर प्रदेश का जो राज्य या शासन एक्ट आया था, शासन अधिनियम आया था, उस पर गवर्नर जनरल ने कब हस्ताक्षर किए थे, साल पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है 10 मार्च 1948, 7 दिसंबर 1947, 7 जनवरी 1947 या 19 दिसंबर 1948। आपको ऑप्शन बताना है, और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल ने उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट या उत्तर प्रदेश शासन अधिनियम हो सकता है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 को इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे, यानी अप्रूव्ड किया था। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश के 4 आर्थिक क्षेत्र में से किस क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। यानी उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक क्षेत्र दिए गए हैं,
और उन क्षेत्रों में से, उन चारों में से भौगोलिक क्षेत्रफल किसका सबसे ज्यादा है, इस सवाल में ये पूछा गया है। ऑप्शन में कहा गया है पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या बुंदेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, ये 4 आर्थिक क्षेत्रों में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा रखता है, ये उत्तर हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पूर्वी क्षेत्र, यानी पूर्वी क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है और इसीलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो पूर्वी ऑप्शन ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि हर्षवर्धन के काल में, किसका जिक्र है, हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर भारत का प्रमुख नगर बन गया था। ठीक है, सवाल में पूछा गया सिंपल सा कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा नगर था जो हर्षवर्धन के काल में प्रमुख नगर बनकर उभरा था। ठीक है, तो ऑप्शन में कहा गया कानपुर, कन्नौज, लखनऊ या फैजाबाद। ठीक है, तो आपको इसका सही उत्तर चुनना है और इसका सही उत्तर है दोस्तों कन्नौज, यानी हर्षवर्धन के काल में कन्नौज एक प्रमुख नगर के रूप में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, इसकी प्रमुखता बड़ी थी और इसीलिए इसे हर्षवर्धन के काल में प्रमुख केंद्र के नाम से या प्रमुख नगर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि 1920 में, कब, 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन है बरेली, मथुरा, मुरादाबाद या कानपुर। दोस्तों इसी के पैरेलल एक सवाल और है कि 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी कांग्रेस का एक और सम्मेलन हुआ था इसी में 1920 में ही, लेकिन वो राष्ट्रीय सम्मेलन था। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रांतीय सम्मेलन की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये राष्ट्रीय सम्मेलन है और ये दोनों अलग अलग जगह पर हुए थे, लेकिन इनका साल एक ही है। ठीक है, ये वाला जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये कब हुआ था, 1920 में हुआ था और कहां पर हुआ था, कलकत्ता में, कलकत्ता में होता। तो इसके लिए आपको कलकत्ता याद रखना है, लेकिन हमें बात की जा रही है कि सवाल में प्रांतीय सम्मेलन की, वो भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर आपको याद रखना है मुरादाबाद। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश के प्रांतीय सम्मेलन की बात की जाए 1920 में तो वो हुआ था मुरादाबाद में। अगर राष्ट्रीय सम्मेलन की बात की जाए, कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था 1920 में, कहाँ हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीय सम्मेलन पूछा जाए तो कलकत्ता 1920, और अगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन पूछा जाए तो वो मुरादाबाद में हुआ था और साल दोनों का सेम है 1920। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल में अगला सवाल कहता है कि भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यानी भीतरगांव का जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में स्थित है पूछा गया है। ऑप्शन है मेरठ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में या कानपुर में। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है और इसका सही उत्तर है दोस्तों कानपुर, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है और कानपुर में भीतरगांव का मंदिर स्टैब्लिश है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, लखनऊ का प्राचीन नाम पूछा गया है, क्या था। तो ऑप्शन है लक्ष्मणपुर, लखनबाग, लखनपुर या लक्ष्मणपुर या लखनपुर दोनों। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूं आपको, ये जो लखनऊ है इसका जो नाम रखा गया था वो लक्ष्मणपुर और लखनपुर दोनों कहा करते थे उसे। और इसके बारे में कहानी ये है कि जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद वापस आए थे तो उन्होंने इस क्षेत्र को क्या किया था, लक्ष्मण को उपहार में दिया था। किसको दिया था, अपने भाई लक्ष्मण को उपहार में दिया था और लक्ष्मण के नाम से ही इसे लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से, क्योंकि आपको पता है लक्ष्मण को लखन भी कहा जाता है, तो लक्ष्मणपुर या लखनपुर दोनों के नाम से इसको जाना जाता था। और बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, लखनऊ कर दिया गया, है ना। लक्ष्मणपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, लखनऊ कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन, देखो यहाँ पर ये ऑप्शन दोनों है, लक्ष्मणपुर और लखनपुर, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में एक मिलता है तो आप वो भी चूज करेंगे, लक्ष्मणपुरी। इसको लक्ष्मणपुर की जगह लक्ष्मणपुरी भी लिखा जाता है, लखनपुरी भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, लक्ष्मण के नाम पर ही इनका नाम रखा गया था। ये बाग नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि बाग नहीं है, पुर है, पुरी या पुर होगा लास्ट में, बाग नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है कि लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था, लक्ष्मणपुर या लखनपुर था। अगला सवाल कहता है कि महोदय निम्न में से किसका प्राचीन नाम था।
ये जो महोदय नाम था ये प्राचीन में से किसका नाम था, किसका प्राचीन नाम था? ऑप्शन कहा गया है इलाहाबाद, कन्नौज, खजुराहो या झांसी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि निम्न चारों ऑप्शन में से महोदय नाम जो है वो किसका प्राचीन नाम था। तो आपको उत्तर याद रखना है कन्नौज, यानी कन्नौज को ही पहले महोदय के नाम से जाना जाता था और महोदय ही क्या है, कन्नौज का प्राचीन नाम था। ठीक है, अब उसे कन्नौज कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं? क्या पूछा गया है कि महाजनपद काल जो चल रहा था उनमें से 16 महाजनपद थे, हमने पढ़ा है 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में से कितने ऐसे महाजनपद थे जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफिकल एरिया या उसके भौगोलिक क्षेत्र में आते थे? ठीक है, तो ऑप्शन में कहा गया है 5, 6, 7 या 8। तो आपको इसका सही उत्तर याद रखना है इन 16 में से 8 ऐसे महाजनपद थे जो केवल उत्तर प्रदेश की सीमा में शामिल थे। ठीक है, कितने? 8, 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश की या वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भौगोलिक क्षेत्र में शामिल थे। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि बदायूं की जो जामा मस्जिद है, किसकी? बदायूं की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में दिया गया है इल्तुतमिश ने, बाबर ने, अकबर ने या शाहजहां ने। तो आपको इन चारों में से ये चुनना है कि इन चारों में से कौन सा वह व्यक्ति था जिसने बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश ने क्या किया था, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश आप याद रखेंगे। अगला सवाल है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में दिया गया है मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो की गई थी वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी और इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, एनी बेसेंट होगा। तो एनी बेसेंट आप याद रखेंगे, एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला सवाल हमारा कहता है कि यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित कर दिया गया? यूनाइटेड प्रोविंस यानी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि किसकी बात हो रही है, संयुक्त प्रांत की बात हो रही है। और संयुक्त प्रांत का जो मुख्यालय था वो पहले आगरा में था और उसे आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया, है ना, और इलाहाबाद से फिर उसको लखनऊ स्थानांतरित किया, आपको हमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले आगरा, आगरा से इलाहाबाद और इलाहाबाद से लखनऊ इसकी राजधानियां बदली हैं उत्तर प्रदेश की। आगरा राजधानी उत्तर प्रदेश की तब थी जब इसे यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। सवाल में भी हमारा यही पूछा गया है कि संयुक्त प्रांत का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन में कहा गया है 1858, ठीक है, 1862, 1870 या 1878। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1858 में यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, और तब से ये इलाहाबाद से इसका शासन चल रहा था और जैसे ही उत्तर प्रदेश का यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश पड़ता है, ठीक है, तो उसकी भी राजधानियां और बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। अगला सवाल में कहा गया है कि अक्षय वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है दोस्तों, किसकी बात हो रही है? अक्षय वृक्ष की बात हो रही है। और अक्षय वृक्ष क्या है, इसे बहुत ही एक ऐसा माना जाता है कि ये रामायण काल का वृक्ष है जो सतयुग टाइम से चले हुआ आ रहा है और अभी तक इसका जो अस्तित्व है वो बना हुआ है, इसलिए ये फेमस माना जाता है अक्षय वृक्ष। तो पूछा गया है कि अक्षय वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वाराणसी में, बहराइच, मेरठ या इलाहाबाद में? आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है और इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। ठीक है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है दोस्तों और इलाहाबाद में अक्षय वृक्ष पाया जाता है या वो स्टैब्लिश है, स्थित है, अवस्थित है, अभी भी बना हुआ है और इसके लिए मान्यता ये है कि इसका रामायण में भी जिक्र है। ठीक है, तो रामायण में इसका जिक्र है, रामायण में जिक्र है तो इसका ये बहुत पुराना वृक्ष होगा, उसकी मान्यताएं भी है, लेकिन इलाहाबाद में स्थित है। बस हमको ये याद रखना है कि ये इलाहाबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कहता है कि जैनियों का काशी, किसका? जैनियों का काशी निम्न में से किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी जैन धर्म के जो लोग हैं
किसी स्थान को उन जैन धर्म के लोगों का काशी कहा जाता है, जैसे वाराणसी को काशी कहा जाता है ना। उसी तरीके से इसमें कहा गया है कि जैनियों का काशी निम्न में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन है कुशीनगर, प्रयाग, हस्तिनापुर या अयोध्या। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर को जैनियों का क्या कहा जाता है, काशी कहा जाता है। ये सवाल में का उत्तर ऑप्शन सी हस्तिनापुर आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे कहा गया है कि निम्न में से किसने अवध की राजधानी फैजाबाद को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, क्या कहा गया कि निम्न में से किसने अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। ऑप्शन है सफदरजंग, आसफ उद्दौला, शुजाउद्दौला या सादत खां। ठीक है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। और इसका ऑप्शन बी कहता है कि आसफ उद्दौला ने क्या किया था कि इस जो फैजाबाद जो राजधानी थी किसकी, अवध की, उसको लखनऊ स्थानांतरित किया था। और कब किया था दोस्तों, तो ये लगभग 1775 के आसपास किया गया था। ठीक है, 1775 में इसके पिता का नाम आप जानते होंगे शुजाउद्दौला था। शुजाउद्दौला का बेटा ही आसफउद्दौला था जिसने क्या किया था, फैजाबाद को लखनऊ स्थानांतरित किया था 1775 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कहा गया है कि कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है। कुंभ के मेले की बात हो रही है, मैं जान सकता हूं कि सबको पता होगा कुंभ का मेला कहां पर लगता है। क्या वाराणसी में लगता है, आगरा में, उज्जैन में या फिर प्रयाग में लगता है। प्रयाग मतलब इलाहाबाद या राज का प्रयागराज। ठीक है, तो किस जिले में लगता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रयागराज, है ना। ऑप्शन डी प्रयाग में ये ऐसा होता है। ठीक है, प्रयागराज जनपद है, या आप इलाहाबाद कहें, प्रयाग कहें, प्रयागराज कहें, कुंभ का मेला यहीं पर लगता है। ये उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है। सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य की बात की गई है दोस्तों। किसकी बात की गई है, प्रचलित लोक नृत्य की बात की गई है जो सर्वाधिक प्रचलित हो। तो ऑप्शन है चरकुला, कलाबाजी, रामलीला या फिर नौटंकी। रामलीला नहीं, रासलीला है दोस्तों, ये रासलीला या नौटंकी। तो आपको यहाँ पर याद होगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित या सर्वाधिक प्रचलित जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, नौटंकी है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अगला सवाल कहता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहां पर हुआ था। ठीक है, तो आपको जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के जन्म की बात करनी है। कहां पर हुआ था, क्या अयोध्या में, वाराणसी, इलाहाबाद या कौशाम्बी में हुआ था। तो आपको सही उत्तर है अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अयोध्या में ही एक और तीर्थंकर थे जिनका जन्म हुआ था। अब मैं अगर बात करूं तो 24 तीर्थंकर हुए हैं टोटल जैन धर्म के। जो पहले तीर्थंकर थे, जो इसके संस्थापक भी माने जाते हैं जैन धर्म के, वो थे कौन से, ऋषभनाथ थे। कौन, ऋषभदेव। ठीक है, ये इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, हमने अभी देखा है। और इसके बाद जो दूसरे तीर्थंकर थे वो थे अजितनाथ। ठीक है, और इनका जन्म भी कहां पर हुआ था, अयोध्या में हुआ था। उसके बाद इनके लास्ट और अंतिम जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, 24वें तीर्थंकर, वो कौन थे, महावीर जैन थे। ठीक है, और महावीर का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कहां पर, वैशाली में। ठीक है, तो आपको सही उत्तर लिखना है अयोध्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कहता है कि महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था। यानी कि जब महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनका शासन चल रहा था या उनके नेतृत्व में पूरा का पूरा जैन समुदाय संचालित हो रहा था, तो उनके समय में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सी जगह थी या कौन सा स्थान था। ऑप्शन में कहा गया वाराणसी, मथुरा, श्रावस्ती या कौशाम्बी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मथुरा। मथुरा एक जैन धर्म के केंद्र के रूप में उभरा था महावीर स्वामी के समयकाल में। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि हमारा एक संस्कृति विभाग है ना, कल्चर डिपार्टमेंट है, और उस कल्चर डिपार्टमेंट के कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं। उसके कार्यों में कुछ तो ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक निधि है, यानी जो हिस्टोरिकल चीजें हैं
उनके अलावा क्या कोई इसका एक और काम भी हो सकता है जो निम्न में शामिल नहीं है ना? इनके लिए तो काम करता है भाई, संस्कृति विभाग हमारे कल्चर के लिए काम करता है, संस्कृति के लिए काम करता है ना? कलात्मक निधि हमारी क्या है? संस्कृति है, पुरातात्विक चीजें मिलना हमारी संस्कृति है, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स आप मान ले, कुछ भी मान ले, वो हमारी क्या है? संस्कृति है। उन संस्कृतियों का संरक्षण करना क्या संस्कृति विभाग का कार्य है? उसका प्रदर्शन करना या लोगों को बताना, पर्यटन विभाग को बढ़ाना, है ना, पर्यटन बढ़ना। और सी है उसका अभिलेखीकरण करना, यानी कि उसको लिखना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्रदान करना लोगों को, ताकि आने वाले समय के लिए ये चीजें जानकारी लुप्त ना हो जाए, या फिर उसकी बिक्री करना। इनमें से कौन सा काम नहीं है? तो आप जान सकते हैं कि कोई भी विभाग सरकारी प्रॉपर्टी को ऐसे ही नहीं बेच सकता, और उसे उसके अंदर जो कार्य सौंपे गए हैं उसकी बिक्री, यानी किसी भी ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक निधि का बिक्री करने का अधिकार उसको नहीं है। आप उसका संरक्षण कर सकते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अभिलेखीकरण कर सकते हैं, लेकिन बिक्री नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? उसकी बिक्री करना, यानी कि ऑप्शन डी, संस्कृति विभाग के कार्यों में शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल में पूछा गया है कि यूपीएसआरएलएम का उद्देश्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य गरीबी हटाना है, शिक्षा सेवा है, स्वास्थ्य सुविधा है, या विलासितापूर्ण वस्तुओं का देना है? दोस्तों अगर यूपीएसआरएलएम की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसके फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है यूपीएसआरएलएम की। ठीक है, और इसका सही उत्तर है गरीबी हटाना। ठीक है, अगले सवाल है हमारा कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है उसका गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1999, 2000, 2001 या 2003। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि इसका जो गठन किया गया था वो 2001 में किया गया था। तो आपको 2001 याद रखना है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में को सिराजे हिंद कहा जाता था? ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसे सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो ऑप्शन है प्रयागराज, मेरठ, झांसी या जौनपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जौनपुर, और जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप कि जौनपुर को भी सिराज ए हिंद कहा जाता है, और ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगला सवाल कहा गया ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश में कब से चलाई जा रही है? यानी कि हमारी जो ऑपरेशन ग्रीन योजना है उत्तर प्रदेश में वो कब से चलाई जा रही है? ऑप्शन है 2000 से, 2001, 2002 या फिर 2003 से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये जो ऑपरेशन ग्रीन योजना है ये 2003 से चलाई जा रही है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी ऑपरेशन ग्रीन योजना की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2003। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? ठीक है, तो ये जो सब उत्तर प्रदेश का हमें क्या पूछा गया? बर्ड सेंचुरी के बारे में पूछा गया है। कौन सा? बर्ड सेंचुरी, यानी पक्षी विहार कौन सा सबसे छोटा पक्षी विहार? तो ऑप्शन है सूर सरोवर, पटना पक्षी विहार, बखीरा या लाख बख्शी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पटना पक्षी विहार। पटना से आप बिहार में मत समझ लेना, पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा पक्षी विहार है। ठीक है, याद करने के लिए अच्छी चीज है, पटना याद आ जाएगा, लेकिन पटना से बिहार वाला पटना मत समझना। ठीक है, तो पटना पक्षी विहार क्या है? सबसे छोटा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, ये जिला एटा में पड़ता है। अगर मैं इसका बात करूं कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है तो एटा जिले में पड़ता है। ठीक है, एटा जिला में पड़ता है। और इसका जो आर्द्र भूमि क्षेत्रफल है मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि इसका जो आर्द्र भूमि क्षेत्रफल है वो कुल कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर है। कितना? सबसे छोटा 1 वर्ग किलोमीटर है बस ओनली। और इसमें ऐसा माना जाता है कि पक्षियों की लगभग 300 प्रजातियां हैं। कितनी? 300। ये 3000 नहीं है दोस्तों, 300 प्रजातियां हैं। ठीक है, कितनी प्रजातियां हैं? 300 प्रजातियां। और माना जाता है कि इन 300 प्रजातियों के लगभग 2 लाख पक्षी यहाँ पर रहते हैं। कितने? 2 लाख, बस 2 लाख पक्षी।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ पर है, एटा में है, यानी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। किस नाम, क्या नाम है उसका, पटना पक्षी विहार नाम है। और इसकी आर्द्रभूमि क्षेत्रफल जो है केवल 1 वर्ग किलोमीटर है और इसमें लगभग 300 प्रजातियां निवास करती हैं और इन 300 प्रजातियों के पक्षी मिलाकर लगभग कितने हैं, 2 लाख पक्षी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि हरियाली एक नई योजना है। ठीक है, हरियाली एक योजना है, ये कैसी एक नई योजना है, ठीक है, ये किस लिए काम करती है, तो इसका ऑप्शन में दिया गया है द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, इसकी ये योजना है, या फिर ये कहें कि मरुस्थल के नवीनीकरण के लिए योजना है। ठीक है, दूसरा कहा गया बी में मरुस्थल के वनीकरण के लिए है, सी में कहा गया है कि बंजर भूमि के विकास के लिए, या ऑप्शन डी गोचर भूमि के विकास के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है कि बंजर भूमि का विकास करना ही क्या है, हरियाली एक नई योजना जो बनाई गई है इसका मकसद है। हरियाली योजना का उद्देश्य या इसका मकसद है बंजर भूमि को विकसित करना और उसमें फसल योग्य उसे बनाना या उत्पादन योग्य उसे बनाना। ठीक है, बंजर भूमि से आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि चुनार का किला किसका, चुनार का किला किस जिले में स्थित है, चुनार का किला उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन में कहा गया है मिर्जापुर, ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी चंदौली या ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो आपको इस सवाल का उत्तर याद रखना है और इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन ए मिर्जापुर में, मिर्जापुर जिले में चुनार का किला स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि कौशाम्बी में स्थित प्रभासगिरी स्थल, कौन सा, प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है, क्या वो बौद्ध धर्म से उसका संबंध है, जैन धर्म से है, शैव धर्म से है या फिर वैष्णव धर्म से है। आपको ये बताना है कि चारों में से कौन से धर्म से कौशाम्बी में स्थित जो प्रभासगिरी स्थल है उसका संबंध है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जैन धर्म। आपको याद रखना है कि प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है, जैन धर्म से है, जो कहां पर स्टैब्लिश है, कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। ठीक है, चंबल घाटी योजना के बारे में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चंबल घाटी योजना से किसका संबंध नहीं है। ऑप्शन है गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर या गोविंद पल्लव पंत सागर। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और ऑप्शन डी दिया गया है 1 और 4। तो आपको ये याद रखना है, ये बताना है कि इन चारों में से वो कौन सी चीजें हैं जो चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर सी, यानी ऑप्शन सी। दोस्तों ये सी है, बी नहीं, सी, यानी 3 और 4। ठीक है, तो 3 और 4 क्या कहते हैं, 3 और 4 कौन कौन से हैं, एक तो गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर, इन दोनों का संबंध किससे नहीं है, चंबल घाटी योजना से इनका कोई मतलब नहीं है और इसीलिए ऑप्शन बी, जो ऑप्शन जो सी है 3 और 4 वो हमारा सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कहता है कि संभल की जामा मस्जिद, कौन सी, संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, जहांगीर या फिर अकबर के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी बाबर के द्वारा संभल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। आपको ये ऑप्शन याद रखना है। अगला सवाल कहता है कि दशावतार मंदिर के लिए, कौन सा, दशावतार मंदिर के लिए प्रसिद्ध देवगढ़ जो स्थान है वो किस जिले में स्थित है। ठीक है, दशावतार मंदिर यानी देवगढ़ जो है दोस्तों वो दशावतार मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब पूछा गया है कि देवगढ़ कौन से जिले में स्थित है, तो क्या झांसी में स्थित है, महोबा, कानपुर या ललितपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ललितपुर में स्थित है देवगढ़ और यहाँ पर क्या है, दशावतार मंदिर के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। तो ललितपुर आप याद रखेंगे, ललितपुर में है देवगढ़ और ये प्रसिद्ध क्यों है, दशावतार मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला सवाल कहता है 50वां सवाल कि किन मुगल बादशाहों का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको 4, ए बाबर, अकबर, शाहजहां या ऑप्शन ए और ऑप्शन 3, यानी 1 और 3, 1 और 3 मान लो या ए और बी मान लो, ए और सी मान लो, जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये मुगल बादशाहें थे कौन कौन से, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मैं बता ही देता हूं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, और सही उत्तर में क्या है, एक तो आपको बाबर और शाहजहां,
इन दोनों का मकबरा या फिर किला कहाँ पर मिलेगा आपको? वो उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ये मुगल बादशाह से अकबर और शाहजहां, और इन्हीं दोनों का मकबरा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा आखिरी सवाल था। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा आखिरी सवाल था। और चलिए इसी तरह की और बेहतर वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें। आपका जो भी सवाल हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।